हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली बीपीएससी। जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ की हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में क्या होगा कि हर दिन आपको 10 क्वेश्चंस जीएस के मिलेंगे और ये 10 क्वेश्चंस सफिशिएंट होंगे आपके रिवीजन के लिए, जीएस के रिवीजन के लिए। क्योंकि कहने को ये 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे वह 10 से 20 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जिस तरीके से आप करंट अफेयर्स की वीडियोस देखते हैं हर दिन, उसी तरीके से जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंट का वेटेज, मान लीजिए किसी एग्जाम में 100 सवाल है तो 100 में 20 आएंगे, या बीपीएससी में 150 में से 30 आते हैं, तो वेटेज 20% हुआ। लेकिन जीएस का जो वेटेज है वह 80% है, यानी कि करंट से 4 गुना ज़्यादा। तो उसका रिवीजन भी आपको उसी तरीके से करना चाहिए। इस रिवीजन का या इस सीरीज का मकसद यही है कि जो आपकी तैयारी हो उसका डाउटलेस रिवीजन आप कर पाएँ, यानी कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको कोई डाउट नहीं हो। 10 क्वेश्चन होगा इसमें। टिकट टू मेंस कहने का मतलब है, अगर आप प्रतिदिन, जो कि सुबह 7 बजे वीडियो आएगा, अगर आप देखते हैं, उसको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपकी तैयारी दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी होती जाएगी। onlybpsc.com के वेबसाइट पे जाकर के आप इसी टेस्ट को, जो 10 क्वेश्चन है, वहाँ जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट के रूप में। और हर दिन सुबह 7 बजे आएगा ओनली बीपीएससी यूट्यूब चैनल पे। इसमें जो टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे, वो जो क्वेश्चन होंगे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड इसलिए होंगे ताकि आपको रियलाइज हो कि किस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। हिस्ट्री से 3 सवाल होंगे, साइंस से 2, पॉलिटी से 2, ज्योग्राफी से 2 और इकोनॉमिक्स से 1। इकोनॉमिक्स से 1 इसलिए क्योंकि इकोनॉमी से जो सवाल पूछा जाता है वह मेनली जब गवर्नमेंट स्कीम होती हैं, इकोनॉमी सर्वे, इकोनॉमी बजट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली इसमें पूछा जाता है। आप अटेम्प्ट कीजिए इसको, हो सके तो अपना मार्क्स कमेंट भी कीजिए कि क्या मार्क्स आपको आ रहा है। अगर 8, 9 या 10 आ रहा है आपका, जो कि 10 सवाल हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आगे आने वाले एग्जाम में आपकी प्रीलिम्स में सेलेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर 5, 6 या 7 आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन और प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है। अगर 5 से कम आ रहा है तो चिंता का विषय है, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने की आवश्यकता है और हर दिन रिवीजन करने की आवश्यकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ अटेम्प्ट आप इसलिए कीजिए क्योंकि अगर अभी गलती होती है तो वह हमेशा क्वेश्चन आपको याद रहेगा, और एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। जैसे ही प्रश्न में नहीं है आए, सबसे पहले आपको नहीं को हाईलाइट करना है, क्योंकि नहीं जैसे वर्ड जो होते हैं, बहुत बार आपको सवाल आता रहेगा लेकिन फिर भी आप गलती कर बैठते हैं नहीं पे ध्यान नहीं देने के कारण। तो कौन सा सुमेलित है? एक तरफ समझौता दिया हुआ है, दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है लखनऊ समझौता 1916, दूसरा है गांधी इरविन समझौता 1930, तीसरा है पुणे समझौता 1932 और चौथा है शिमला समझौता 1942। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि जब 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत में विभाजन हुआ था, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे, तो उसके बाद 1916 में ही तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस में फिर से सम्मिलित हो गए, यानी कि नरम दल और गरम दल का विलय हो गया था। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग जिसको कांग्रेस बहुत ही अलग पार्टी समझती थी, अलग पार्टी इन द सेंस कि ऐसी पार्टी समझती थी जो धर्म की राजनीति करते हैं और भारत को विभाजित करने की बात करते हैं। लेकिन 1916 में लखनऊ समझौता में कांग्रेस में मुस्लिम लीग शामिल हो गई, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही डिजास्टर्स सिद्ध हुआ। आगे आने वाले समय में भारत को इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हम लोग डिटेल में जब क्लासेस चलेंगी उसमें डिस्कस करेंगे। सेकेंड है गांधी इरविन समझौता 1931, यह भी सही है। आपको पता होगा कि जब गोलमेज सम्मेलन 1930 में स्टार्ट हुआ तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुआ, तो अंग्रेजों को लगा कि इसमें कांग्रेस का सम्मिलित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस पहली गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुई थी। गांधी जी उसमें जेल में थे, तो इरविन ने उनको जेल से बाहर निकलवाया। उसके बाद इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता किया। इस समझौते का आउटकम बहुत सारा है, जब टॉपिक हम लोग ये पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। मेन बात ये समझ लीजिए कि उस समय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको गांधी जी ने स्थगित किया,
और गोलमेज सम्मेलन के लिए वह सेकंड गोलमेज सम्मेलन के लिए वह जाने के लिए तैयार हो गए और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल होती है, गांधी जी उसमें शामिल होते हैं। तीसरा है पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ, यह भी सही है। आपको पता होगा कि जिस तरीके से 1909 अधिनियम के तहत मुस्लिमों को इलेक्शन में आरक्षण दे दिया गया था, उनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई थी, उनके लिए क्षेत्र रिजर्व था कि उसमें सिर्फ मुस्लिम मतदाता या मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। उसी तरीके से भीमराव अंबेडकर जी ने SC ST के लिए भी रिजर्वेशन की बात की थी और उसके लिए भी उन्होंने आंदोलन किया, जिसको अंग्रेजों ने मान लिया। लेकिन गांधी जी को इससे बड़ा दुख हुआ कि अगर दलितों के लिए भी जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षण है या जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग के लिए चुनाव व्यवस्था की गई है, अगर दलितों के लिए भी हो जाएगा तो भारत की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। उसके बाद गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं जेल में ही, जिसके बाद भीमराव अंबेडकर और उनमें समझौता होता है जिसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। डी है शिमला समझौता 1942। तो आपको पता होना चाहिए कि शिमला समझौता भारत में 2 हुआ है। एक हुआ है बांग्लादेश की आज़ादी के बाद 1972 ईस्वी में, जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। तो यह शिमला समझौता की बात यहाँ नहीं हो रही है। यह जो शिमला समझौता है भारत का उस समय जो वायसराय था वेवेल, उसके नेतृत्व में यह हुआ था, जिसको वेवेल प्लान भी कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि, और यह कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में यह हुआ था। इसमें क्या हुआ कि शिमला को ब्रिटिशर्स बोलते थे ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी में यह समझौता हुआ। 1945 के समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने को था और अंग्रेज जो भी प्रस्ताव भारत के लिए भेजते थे भारत की संवैधानिक स्थिति के लिए, उसमें कभी भी समझौता नहीं हो पाता था, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग थी और दूसरी तरफ कांग्रेस, इन दोनों में गतिरोध था और कभी भी यह समझौते पर नहीं पहुंच पाते थे। तो उसके लिए वेवेल ने गांधी जी समेत लगभग 21 नेताओं को शिमला में बुलाया था ताकि भारत की आगे की स्थिति क्या हो, क्योंकि एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हार हो रही थी, जापान भी इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके भारत को स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए और भारत के लिए जो संवैधानिक स्थिति बनानी हो उस पर चर्चा हो। तो उसके लिए वेवेल के नेतृत्व में 1945 में हुआ था शिमला समझौता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सुमेलित नहीं है, 1942 में नहीं बल्कि 1945 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। फिर से नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले आपको नेगेटिव वर्ड को हाईलाइट कर लेना है। पहला ऑप्शन है वह संसद का एक संगठक भाग है। दूसरा है वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। तीसरा है वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। चौथा है वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। आपको पता होगा कि हमारा संसद जो है, संसद 3 अंगों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसमें एक है आपको लोकसभा, दूसरा है आपको राज्यसभा और तीसरा है हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो है संसद के एक संगठक भाग हैं। दूसरा है कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं। तो चर्चा में कभी भी राष्ट्रपति हिस्सा नहीं लेते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी विधेयक अगर लोकसभा में लाया गया या राज्यसभा में लाया गया तो उस पर बहस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही करते हैं, उसमें राष्ट्रपति कभी भी हिस्सा नहीं लेते हैं। जब वो पास हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर वो राष्ट्रपति उस पर डिसीजन लेते हैं। थर्ड है कि, तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड है कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। यह बिल्कुल सही है। और लिखा है कि प्रत्येक वर्ष, यह भी बिल्कुल सही है। एक तो होता है कि जब नई लोकसभा का गठन हुआ, जैसे इस बार 17वीं लोकसभा का गठन हुआ, तो 17वीं लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति ने उसको संबोधित किया। फिर आपको पता होगा कि जब बजट पेश हुआ तो बजट पेश होने से पहले प्रत्येक वर्ष यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति उसको संबोधित करते हैं, फिर उनके संबोधन पर भी चर्चा होती है। यानी कि यह भी सही है कि प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। डी है कि वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो यह भी सही है। आपको पता होगा कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने का अधिकार है। और यह अध्यादेश कब वो लागू कर सकते हैं, तो जो परिस्थिति की बात की जा रही है वह परिस्थिति अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र में नहीं हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकते हैं। यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी।
थर्ड है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो ऐसे प्रश्न में आपको ज्ञात होना चाहिए कि अगर भारत अपना बाउंड्री साझा कर रहा है किसी भी देश के साथ और पूछा जा रहा है कि उसमें उस देश के साथ कितने राज्य लग रहे हैं, तो पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि टोटल कितने राज्य लगते हैं और कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो बांग्लादेश आपको पता होगा कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि भारत के साथ जितने भी देश लगते हैं, जो भी इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री एरिया है वह बांग्लादेश कवर करता है। और बांग्लादेश टोटल 5 राज्य है भारत के जो बांग्लादेश से लगते हैं। मैप के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सबसे पहला है वेस्ट बंगाल लगता है, दूसरा असम लगता है, तीसरा मेघालय है, चौथा त्रिपुरा है और पांचवा मिजोरम है। तो बांग्लादेश देश के साथ ये जो 5 राज्य लग रहे हैं, बहुत बार पूछ लेता है कि कितना एरिया साझा करता है, हालांकि वह बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा अगर वैसा पूछता है तो, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल 2216 किलोमीटर एरिया साझा करता है। उसके बाद जो असम है, असम आपको 263 किलोमीटर साझा करता है। उसके बाद मेघालय 443 किलोमीटर, मिजोरम जो यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम आपको 318 किलोमीटर और त्रिपुरा 856 किलोमीटर। तो इतना ध्यान रखिएगा कि 5 स्टेट लगते हैं भारत के बांग्लादेश के साथ। जैसा कि आपने देखा पश्चिम बंगाल सही है, नागालैंड तो नागालैंड नहीं है, असम है और मेघालय भी है। अगर आपको पता चल गया कि इस तरीके के ऑप्शन अगर आपको एग्जाम में दिखें, आपको पता चल जाए कि ये एक नहीं होगा, तो फिर रिमेनिंग में भी देख लेना है कि रिमेनिंग जो ऑप्शन है उसमें ये है क्या। तो नागालैंड इसमें भी है, यानी कि यह भी गलत हो जाएगा। नागालैंड नेक्स्ट में है क्या, इसमें नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं। डी नागालैंड इसमें भी है, यानी कि यह भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आपको ऐसे ही निकल गया, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए मेघालय है, असम भी है, पश्चिम बंगाल भी है और त्रिपुरा भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि जो सही कूट होगा वो आपको बताना है। तो जनसंख्या घनत्व आपको पता होगा कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग निवास करते हैं उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऐसे सवाल बनाने के लिए अगर 4 दिए हुए हैं तो इसमें से 1 या 2 तो आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। तो बिहार का आपको पता होगा कि 1106 है पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। सेकंड पोजीशन पे आता है पश्चिम बंगाल, जिसका कितना है तो 1028 है। थर्ड में आपको आता है केरल, इसका कितना है तो 860 है। और यूपी आता है फोर्थ में, इसका कितना है तो 829। इस हिसाब से आप देखेंगे तो बिहार सबसे ज़्यादा, ए हो गया 1, 4, उसके बाद 2 और 3, यानी कि सी इसका सही हो जाएगा। मैप के हिसाब से भी आप एक बार ध्यान रख लीजिए, इसमें जो रेट्स दिखाया गया है, यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, एक दिल्ली भी है, तो जो रेट्स दिखाए गए हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, ये वो हैं जिनका पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 से ज़्यादा है, यानी कि 1001 से प्लस है, वो ही इसमें दिखाए गए हैं। फिर आप देखेंगे केसरिया से दिखाया गया है, यानी कि ऑरेंज कलर से, उत्तर प्रदेश को और केरल को। तो ये वो स्टेट हैं जिनका पॉपुलेशन डेंसिटी 751 से लेकर के 1000 तक है, ये हैं। तो आपको अभी हमने बताया कि केरल का कितना है 860 है, यूपी का कितना है तो 829 है। उसके बाद येलो से, डीप येलो से जो दिखाया गया है, इनका होगा कितना तो इनका 501 से लेकर के 750 तक है। तो मैप भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत बार क्या होता है कि अगर मैप ध्यान है तो कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आप मैप के थ्रू भी उसका आंसर दे सकते हैं। 6th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला है दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही जिसको दीवाने कोही भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, दीवाने रियासत बलबन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत से इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। उस समय का जो टर्म है उन टर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये 4 ऑप्शन ही 4 क्वेश्चन है अपने आप में। एग्जाम में इंडिविजुअली भी ये डायरेक्टली पूछ लेता है।
तो दीवान मुश्तक राज क्या था? तो दीवान मुश्तक राज वित्त विभाग था, वह अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, यह बिल्कुल सही है। दीवान अमीर कोही, दीवान अमीर कोही को दीवान कोही भी कहा जाता है, यह क्या था? तो यह कृषि विभाग था, जिसको किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, यह भी सही है आपको। फिर है दीवान खैरात, इसकी शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, यह भी सही है। तो दीवान खैरात क्या था? तो उस समय जो मुस्लिम महिलाएं थीं या जो विधवाएं होती थीं या जो लड़कियां थीं जिनके शादी करने में दिक्कत होती थी, तो उनको यह आर्थिक रूप से मदद करता था फिरोज शाह तुगलक दीवान खैरात के थ्रू, यानी कि दीवान खैरात वह विभाग उसने बनाया था महिलाओं की मदद करने के लिए। इसने 2 और विभाग बनाए थे, जिसमें एक पेंशन विभाग था जिसको बोला जाता था दीवान इस्तिहाक, और दीवान बंदगान भी एक था। दीवान बंदगान क्या था? तो दीवान बंदगान उसके समय में बहुत ज़्यादा जो बंदगान होते थे, बंदगान कहने का मतलब जो दास होते थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो उनके वेलफेयर के लिए भी उसने एक बनाया था दीवान बंदगान। तो दीवान बंदगान और दीवान इस्तिहाक, दीवान खैरात किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। दीवान रियासत, दीवान रियासत बलबन ने नहीं किया था, यह गलत है। दीवान रियासत क्या था? तो दीवान रियासत राजस्व व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए विभाग बनाया गया था। या यह कहें कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो व्यापारी व्यापार करते थे, उन व्यापारियों पर नियंत्रण करने के लिए या बाजार में जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली है उस पर नियंत्रण करने के लिए दीवान रियासत स्थापित किया गया था। बहुत बार पूछता है कि बलबन ने किसकी स्थापना की? तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो दीवान अर्ज, जो कि एक सैन्य विभाग था, तो दीवान अर्ज की किसने स्थापना की थी? तो दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन ने की थी सैनिकों के सुदृढ़ीकरण के लिए। तो ये सभी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी एक एग्जाम में पूछ सकता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं है। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद, एक तरफ संस्था दिया है दूसरा तरफ अनुच्छेद दिया है, सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन देने का मकसद ही है कि इन 4 जो ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक आपके एग्जाम में आ सकता है। तो एक साथ आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बहुत बार हो सकता है कि 5 भी तैयार हो जाए। जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है, बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट 124 में है और हाई कोर्ट कितने में है? तो हाई कोर्ट है आपको 214 में, ये दोनों ध्यान रखिएगा। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है, तो यह भी बिल्कुल सही है। संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 में, यह गलत है। संघीय लोक सेवा आयोग जो है वह आपको अनुच्छेद 315 में दिया गया है। लेकिन आपसे यह पूछ ले कि किसी भी राज्य के लिए या एक से अधिक राज्यों के लिए अगर नए लोक सेवा आयोग की स्थापना करनी हो स्टेट के लिए, तो वह किस अनुच्छेद में है? तो वह आपको 312 में होगा। यानी कि नए किसी भी स्टेट के लिए अगर हमको बनाना होगा तो वह 312 में दिया गया है। और बना कौन सकता है? तो बनाने की जिम्मेदारी तो संसद को ही है, लेकिन राज्यसभा ही इसके लिए बिल ला सकता है, लोकसभा कभी नहीं ला सकता। राज्यसभा नए संघ लोक सेवा आयोग के लिए राज्य के लिए ला सकता है प्रस्ताव, और फिर वह लोकसभा में जाएगा, फिर उस पर चर्चा होगी, ठीक है। तो राज्यसभा ला सकता है। अगर अगला है कि महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, तो यह भी बिल्कुल सही है। यह है राज्य के महाधिवक्ता, यानी कि राज्य की तरफ से जो वकालत करता है वकील, उसको राज्य का महाधिवक्ता कहते हैं। एक होता है महान न्यायवादी, तो महान न्यायवादी को अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। तो ये कितने में होते हैं? ये होते हैं आपके 76 में। अभी के महान न्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी, यह भी ध्यान रखिएगा, आर वेंकट रमणी अभी के महान न्यायवादी हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि 332 फिर क्या है? तो 332 होता है कि राज्यों के विधानसभा में एससी और एसटी के लिए, यानी कि एससी के लिए और एसटी के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, विधानसभा में इलेक्शन होगा, जैसे कि बिहार है, बिहार में 243 सीटें हैं, जिसमें से कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं। तो वह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 332 में है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि विधानसभा के लिए 332 है, तो लोकसभा के लिए कितना होगा, किस में है दिया हुआ? तो लोकसभा के लिए दिया हुआ है आपको 330 में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन में कितने सारे डेटा आपको मिल गए?
हो सकता है इसी में से किसी एग्जाम में आ जाए, कोई भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से है, फिर वह अगर भारत में आती है तो भारत में किस राज्य से होकर आती है। अगली बार सवाल कुछ भी पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल पूछा गया है वही रिपीट हो। फिर वह भारत से होते हुए किस राज्य में जाती है, फिर बाहर कहाँ से निकलती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र, मान लीजिए यहाँ पे तिब्बत है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से होता है, ठीक है। तिब्बत से होते हुए यह अरुणाचल प्रदेश में इन करता है और असम में आता है, फिर असम होते हुए यह बांग्लादेश में चला जाता है, ठीक है। तो तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो। सब जगह इसका अलग अलग नाम है। तिब्बत में जहाँ इसका उद्गम होता है इसको बोलते हैं सांगपो। फिर जब यह असम में आता है तो असम में हम लोग इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। अगर पूछ सकता है सवाल में कि ब्रह्मपुत्र भारत में कहाँ पे कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दूसरा है, असम में हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में जाता है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। अब हमको देखना है, इसी से हमें पता चल गया कि तिब्बत होगा, भारत होगा और बांग्लादेश होगा। नेपाल, भूटान, इन सब से इसको कोई लेना देना नहीं है, ना ही पाकिस्तान होगा ना ही कोई और। तो तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है भारत, बांग्लादेश, तिब्बत, सही हो जाएगा। पाकिस्तान भी नहीं है, भूटान भी नहीं है, ठीक है। मैप के थ्रू आप देख लीजिए इसको एक बार, तो आप देख सकते हैं तिब्बत है, इसका पुरंग जिले के मानसरोवर झील के निकट यह निकलता है, ठीक है। कहाँ से? तिब्बत जो है वह चाइना द्वारा शासित क्षेत्र है, अलग देश नहीं है, ठीक है। तो मानसरोवर झील के निकट से निकलता है और यह होते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश में इन करता है, फिर असम में जाता है और फिर बांग्लादेश में चला जाता है, ठीक है। इस मैप में आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं कहाँ इन करता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये असम में आता है और फिर ये बांग्लादेश में चला जाता है। कहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह किस प्रकार का बनता है। ऑप्शंस हैं वस्तु के बराबर और उल्टा, वस्तु से छोटा और सीधा, वस्तु से छोटा और उल्टा, वस्तु से बराबर और सीधा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे अच्छे से, मान लीजिए बहुत बार आपको नहीं पता है कि क्या होगा नहीं होगा, तो आप कॉमन सेंस लगाकर भी बहुत बार सवाल बना सकते हैं। इसमें दो तरह की बातें आ रही हैं, एक बराबर और एक छोटा, ठीक है, और दूसरा उल्टा और सीधा। तो मान लीजिए कि सामने हाथी खड़ा है, तो हाथी का प्रतिबिंब हमारे आँख पे यानी कि रेटिना पे पड़ेगा। तो हाथी तो बहुत विशाल है, तो हाथी जितना विशाल है ऑब्वियसली हमारे आँख पर, हमारे रेटिना पर जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि हाथी के बराबर होने के लिए तो आँख भी हाथी के बराबर होना पड़ेगा, उतना बड़ा आँख चाहिए तभी बराबर होगा। तो बराबर वाले ऐसे ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु के बराबर कभी नहीं बन सकता, ठीक है। उतनी बड़ी सपोज बस जा रही है, बस का भी प्रतिबिंब बन रहा है, तो उतनी बड़ी आँख होगी तब तो उसके बराबर प्रतिबिंब आएगा। अब है कि उल्टा होगा या सीधा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे रेटिना पर जो चित्र बनता है वह हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा बनता है लेकिन वह वास्तविक चित्र होता है, ठीक है। तो वस्तु से छोटा और सीधा यह गलत हो जाएगा, वस्तु से छोटा और उल्टा ये सही हो जाएगा। मैप के थ्रू आप देख लीजिए, मान लीजिए यह पेड़ है, तो इस ट्री का जो साइज है हमारे रेटिना पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो उससे बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे यह सीधा है, आप देख सकते हैं ट्री, लेकिन यहाँ पे यह उल्टा बनेगा, ठीक है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुँचता है, और ब्रेन तक जब यह मैसेज पहुँचता है तो ब्रेन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज़ को सीधा करके देखता है। कोई भी प्रतिबिंब जो उल्टा बनेगा हमारे रेटिना पर, नर्व सिस्टम के थ्रू जब इंफॉर्मेशन जाएगा तो एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको सीधा करके देखेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंदवंश, शुंगवंश, मौर्यवंश, हर्यक वंश। एंसेंट हिस्ट्री से यह सवाल है। ऐसे सवालों का आपको आंसर करने के लिए फैक्चुअल ध्यान होना चाहिए। अगर फैक्चुअल डेटा आपको नहीं पता है तब भी अगर किसी भी वंश का कोई प्रमुख शासक हुआ हो तो उन शासकों के माध्यम से भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि किसका टाइम पीरियड क्या था। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि इनका टाइम पीरियड क्या रहा है। तो हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड था वह क्या था, तो 544 ईस्वी में इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी, ठीक है।
बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और इसका टाइम पीरियड क्या था, तो 412 बीसी तक, ये सारा बीसी में है, 544 बीसी भी है। फिर नंद वंश की स्थापना किसने की, तो महापद्मनंद ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, तो इसने इसकी स्थापना की थी 344 बीसी में, ठीक है। 344 बीसी से यह कब तक चला, तो 344 से 321 बीसी तक चला। इसका जो अंतिम शासक था वह कौन था, तो धनानंद था, ठीक है। और धनानंद की हत्या करके 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसका जो अंतिम शासक था वह कौन था, बृहद्रथ था। तो बृहद्रथ कब था, तो 184 बीसी। और बृहद्रथ की हत्या किसने की, तो बृहद्रथ की हत्या कर दी थी इसके सेनापति नहीं, पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने 184 बीसी में शुंग वंश की स्थापना की। और इसका अंतिम शासक जो हुआ 75 ईस्वी में, वह कौन हुआ, तो सुशर्मा। यानी कि इसकी स्थापना किसने की, शुंग वंश की, तो पुष्यमित्र शुंग ने। तो आपको उसकी स्थापना कब हुई, उसका संस्थापक कौन था, उसका अंतिम शासक कौन था। जैसे हर्ष वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की, बिंबिसार ने। अंतिम शासक नागदशक। नंद वंश की स्थापना 344 ईस्वी में महापद्मनंद ने की। अंतिम शासक धनानंद। धनानंद को किसने हराया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। किसकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से, यानी कि चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से। इनका अंतिम शासक कौन हुआ, तो बृहद्रथ। बृहद्रथ को किसने हराया, तो इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग वंश की स्थापना की 184 बीसी में। और 75 बीसी में इसका जो अंतिम शासक था वह सुशर्मा था, सुशर्मा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अब आप आंसर इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले कौन हो जाएगा, हर्यक वंश। उसके बाद कौन हो जाएगा, नंद वंश दूसरे में। नंद वंश के बाद कौन आ जाएगा, मौर्य वंश। हमने बताया कि इसका जो अंतिम शासक था धनानंद, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की। फिर इसके अंतिम शासक को हरा करके शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। यानी कि 4, 1, 3, 2, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन हमने एक्सप्लेनेशन किया उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। आपको इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप सच में धन्यवाद के पात्र हैं। आप सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर के, तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, उससे आपका रिविजन होगा। और onlyBPSC टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा 1-2 दिन में, तो आप उस पर जुड़ जाइए। जो भी इसके आगे के सीजन, जो भी आगे इसके आगे के क्वेश्चंस होंगे या जो भी वीडियोस बनेंगे, उसका भी PDF आपको उस पर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।